तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे किलॉइड है ना, हाइपरट्रॉपिक स्कार, और एक और हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू द इंजरी। तो सबसे पहले हम लोग किलॉइड और हाइपरट्रॉपिक स्कार की बात करें तो यहाँ पे गाइस अगर सपोज इंजरी होती है पेशेंट में तो रिपेयरिंग में जाती है। जैसे अपन ने पढ़ा था वुंड हीलिंग में रिपेयरिंग फेज में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है इन्फ्लामेटरी फेज आता है, फिर प्रोलिफरेटिव फेज आता है, मैच्योरेशन फेज आता है, स्कार फेज आता है। तो यहाँ पे जब प्रोलिफरेटिव फेज आता है तो आप फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर मिलकर क्या करते हैं वहाँ पे डिपोजिशन करते हैं ना, और वो क्या करते हैं हीलिंग में हेल्प करते हैं, प्रोलिफरेशन में हेल्प करते हैं। पर अगर इनका जो डिपोजिशन है एबनॉर्मल तरीके से हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किलॉइड एंड हाइपरट्रॉपिक स्कार बोलते हैं। ठीक है, तो यही इसमें होता है एबनॉर्मल तरीके से कि इसका डिपोजिशन होने लगता है फाइब्रोब्लास्ट एंड कोलेजन का। तो ट्रीटमेंट में गाइस इसको, और कॉमन इसका साइड क्या है, तो कॉमन साइड इसका होता है ईयर लोब, स्टर्नम हो गया, शोल्डर हो गया, तो यहाँ पे कॉमन होता है। उसके बाद गाइस इसमें हम लोग ट्रीटमेंट में सिलिकॉन जेल दे देते हैं, क्रेटोलाइटिक एजेंट और कंप्रेशन गारमेंट। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, और एक होता है स्टेरॉयड इंजेक्शन, जैसे किनाकार्ड का इंजेक्शन आता है, तो इसको हम लोग क्या देते हैं, इसको हम लोग देते हैं बेसिकली। इसमें 80% पेशेंट जो होता है रिलीफ में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को 6 वीक के लिए देना रहता है इंजेक्शन, और वंस अ वीक देना है। वंस अ वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट हो जाता है किलॉइड या फिर हाइपरट्रॉपिक स्कार में। और इसको हम लोग को सपोज स्कार है तो 360 डिग्री पे ऐसा रोटेट करके हमको देना है। ठीक है, ये उसके बाद गाइस रेडिएशन, लेज़र थेरेपी, सर्जरी, ये सब भी आ जाती है, क्रायोथेरेपी, ये सब भी हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। याद रखना, अगर सपोज अब किलॉइड में और इसमें क्या फ़र्क होता है ना, जो किलॉइड में जो अपना वुंड होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, मार्जिन से बाहर नहीं होता है। जैसे वुंड मेरा सपोज इतना ही बना है, तो जो स्कार बनेगा ना या फिर कोलेजन का डिपोजिशन होगा इतने में ही होगा, बाहर नहीं निकलेगा। पर हाइपरट्रॉपिक स्कार में क्या होता है, सपोज इतना में वुंड बना है तो ये बाहर चले जाता है, मतलब कोलेजन का डिपोजिशन बाहर भी होने लगता है। तो ये फ़र्क होता है इसमें दोनों में, है ना। उसके बाद गाइस हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताता हूँ, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू द इंजरी। मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू द इंजरी, तो भाई यहाँ पे 2 फेजेस बताए गए हैं, एक होता है एब फेज और एक होता है लॉग फेज। और लॉग फेज में कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। तो एब फेज में गाइस बस बेसिकली मैं यहाँ पे नहीं भी याद रहेगा तभी भी चलेगा, पर थोड़ा सा आइडिया अपने को होना चाहिए मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स क्या होता है इंजरी पे। तो एब फेज में गाइस क्या होता है ना, बॉडी इंजरी को ना तुरंत सर्जरी के बाद या फिर इंजरी के बाद बॉडी क्या करती है, इंजरी एनर्जी कंजर्व करने के लिए क्या करती है, रास्ता ढूंढती है। तो क्या करती है, हाइपोवोलेमिया हो जाता है पेशेंट में उसकी वजह से, है ना। पेशेंट उसके बाद क्योंकि वो जो है फ्लूइड को खींच लेती है ना, फ्लूइड को कंजर्व कर लेती है, तो हाइपोवोलेमिया हो जाता है। मेटाबॉलिक जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है ना, BMR, वो रिड्यूस हो जाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट का क्या होता है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरी जो पेशेंट के ऑर्गन के चाहिए फंक्शन करने के लिए, तो बॉडी क्या करती है इसको थोड़े टाइम के लिए कम कर देती है। तो हाइपोवोलेमिया, BMR कम हो जाता है पेशेंट का, है ना। और क्या हो जाता है पेशेंट में, और कम क्या होता है, कार्डियक आउटपुट भी होता है पेशेंट में, कम हो जाता है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट में क्या हो जाता है, उसके वजह से पेशेंट में लैक्टिक एसिडोसिस वगैरह होने लगते हैं। तो एब फेज में आता है। उसके बाद लॉग फेज में बॉडी क्या करती है, यहाँ पे रिपेयरिंग फेज होता है ये। तो यहाँ पे बॉडी अब रिपेयर करती है इंजरी में। तो यहाँ पे क्या होता है, बॉडी में ग्लूकोगोन वगैरह बढ़ जाता है, यहाँ पे इंसुलिन बढ़ जाता है ना। यहाँ पे इंसुलिन बढ़ जाता है, प्लस उसके बाद यहाँ पे ग्लूकोगोन भी बढ़ जाता है ना, यहाँ पे ग्लूकोगोन भी बढ़ जाता है ना। उसके बाद ग्लूकोगोन भी बढ़ जाता है, यहाँ पे कैटाकोलामाइन का लेवल भी बढ़ जाता है। कोर्टिजोल होता है ना, कोर्टिजोल का लेवल भी बढ़ जाता है इसमें, है ना। कोर्टिजोल का लेवल भी इसमें गाइस बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अभी आगे बात करूँ तो अब भाई याद रखना, और इसमें मसल वास्टिंग भी होती है। मसल वास्टिंग मतलब क्या, यहाँ पे स्केलेटल में जो होता है प्रोटीन डिग्रेडेशन वगैरह भी होती है, तो यहाँ पे मसल वेस्टिंग भी होती है। ठीक है, मसल वास्टिंग होती है। उसके बाद गाइस और बताऊँ तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो लीवर में प्रोटीन बनाता है ना, एल्ब्यूमिन बनाता है, तो वहाँ पे इसका भी जो है, जो इसमें क्या होता है, यहाँ पे एल्ब्यूमिन का लेवल भी डिक्रीज हो जाता है इंजरी के स्ट्रेस में। जब इंजरी क्या एक टाइप का स्ट्रेस है, तो ड्यूरिंग इंजरी ये भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोवेस्कुलर लीकेज होने लगता है, तो वहाँ पे एल्ब्यूमिन लॉस होने लगता है। ठीक है, और एक और चीज़ होता है कि जो लीवर होता है, एक तो इससे कम होता है, एक और होता है लीवर जो होता है वो निगेटिव रिस्पांस देती है किसको, एल्ब्यूमिन को, पॉजिटिव रिस्पांस देती है CRP वगैरह को, इन्फ्लामेटरी मार्कर को। तो ये बढ़ जाते हैं और ये क्या होता है, अपना घट जाता है। ठीक है, मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्टिव फेज रिएक्टेंट, जिसमें फाइब्रिनोजन एंड C रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ जाता है, लीवर ज़्यादा बनाता है उसको। और निगेटिव एक्टिव फेज रिएक्टेंट, जिसमें एल्ब्यूमिन अपना क्या होता है, इसकी वजह से कम होने लगता है, क्योंकि वो बनाना थोड़ा कम हो जाता है और माइक्रोवेस्कुलर लीकेज होता है ना गाइस। तो एक चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या होता है यहाँ पे, ये तो मैंने बताया, एक न्यूरो रिस्पॉन्स क्या होता है। न्यूरो रिस्पॉन्स गाइस यही होता है, जो यहाँ पे हाइपोथैलेमस जो होता है, जो बेसिकली यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, क्योंकि इंजरी हुई। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, सबसे पहले इंजरी होती है,
इंजरी होती है तो न्यूरो रिसेप्टर जो होता है एक्टिवेट होता है, तो उसके बाद क्या होता है थैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड थैलेमस के पास उस सिस्टम में आता है और मैसेज आता है, फिर वो स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को, तो वो पिट्यूटरी पे एक्ट करता है हाइपोथैलेमस। उसके बाद हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल देता है, तो ग्रोथ हार्मोन GH और उसके बाद ACTH जो है रिलीज करती है। तो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है, एड्रीनल पे एक्ट करता है और एड्रीनल से कैटेकोलामाइन वगैरह निकालता है, ठीक है, मतलब एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन। उसके बाद यहाँ पे कोर्टिजोल वगैरह निकालता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी यहाँ पे क्या होता है एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्लूकोगोन भी जो है वो भी बढ़ जाता है, इसका लेवल भी बढ़ जाता है। तो बेसिकली जब भी मेटाबॉलिक इंजरी होती है ना, स्ट्रेस के टाइम पे कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ता है, ACTH का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, एड्रेनलिन का लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोगोन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सब बता रहा हूँ किसके लेवल बढ़ जाते हैं, किसके लेवल घट जाते हैं। तो ACTH ग्रोथ हार्मोन GH का हार्मोन इसका लेवल बढ़ जाता है। और लेवल किसका घट जाता है, तो इंसुलिन का लेवल घट जाता है। दूसरा थायराइड हार्मोन TSH थायराइड हार्मोन का लेवल घट जाता है। और टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी क्या होता है घट जाता है, क्योंकि यही गाइस होता है स्ट्रेस में जो है पेशेंट में क्या होता है, पेशेंट में उसकी जो बोलते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी वो उतनी हो नहीं पाती, ठीक है, इरेक्शन हो नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे मेटाबॉलिक जो है ये रिस्पॉन्स होता है इंजरी का। तो इसमें क्या होता है, ये सब पहले बॉडी क्या करती है, बॉडी सेल को बेसिकली ये हीलिंग में भेजती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है टेस्टोस्टेरोन का लेवल, उसके बाद इंसुलिन का लेवल, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस में क्या होता है कि बॉडी को ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है और ग्लूकोगोन का लेवल बढ़ जाता है उसमें, ठीक है। तो गाइस ये हो गया। उसके बाद गाइस क्या होता है यहाँ पे थायराइड हार्मोन का लेवल, इंसुलिन का लेवल, टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या होता है बढ़ जाता है। उसके बाद इन्फ्लामेटरी जो होते हैं वो मार्कर वो भी बढ़ जाते हैं, जैसे IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-3, TNF बीटा, TNF अल्फा, IL-8, IL-6, IL-1, तो ये सब अपने क्या होते हैं बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दी केलॉइड एंड हाइपरट्रॉपिक स्कोर। और दूसरा हम लोग ने देखा मेटाबॉलिक रिस्पांस टू द इंजरी। गाइस जो मेटाबॉलिक रिस्पांस टू द इंजरी है, मतलब मैंने ऊपर से जो चीज़ें थी थोड़ी बता दी हैं, ठीक है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दी टुडे टॉपिक।